हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का फोर्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक है। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि एक रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्या रोल रहता है। तो जैसे कोई भी रिएक्शन है, जब वो रिएक्शन एक्सेलरेट करती है, वो कब एक्सेलरेट करती है? जब उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आता है, इंक्रीजिंग। तो इसीलिए जो एक रिएक्शन है वो एक्सेलरेट करती है। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि N2O5, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये 12 मिनट में डिकम्पोज हो रही है, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 5 घंटे इसको लग रहे हैं, और अगर 0 डिग्री है तो 10 डेज इसको लग रहे हैं। तो मतलब कंप्लीट ये क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है इतने इतने टाइम में। तो मतलब जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से कोई रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक रिएक्शन में मतलब कि क्या रोल रहता है, तो वो बताया था अर्हीनियस इक्वेशन के थ्रू, कि जब हम एक रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देते हैं तो वो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है, मीन्स के, वो नियरली डबल हो जाता है। जैसे कि अर्हीनियस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ पर जो ये ए है, ए इज अर्हीनियस कांस्टेंट या अर्हीनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड ऑल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो इसके ये नाम है बेसिकली, और ये फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही जो ये आर है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और जो ये ई ए है, ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब जैसे हम एक इसको अच्छे तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू, कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो जैसे हमारे पास है H2 गैस प्लस I2 गैस, और यहाँ से फॉर्म हो रहा है 2HI गैस, ठीक है। ये रिएक्शन तभी होगी जब यहाँ पर मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन है। ये रिएक्शन जब होगी तब इन दोनों मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और आयोडीन के आपस में कोलाइड करेंगे और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। अब जो वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, देन इसके बाद हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 2HI गैस, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं, ये हमारे पास H, ठीक है, और ये HH प्लस I और I, ये दो मॉलिक्यूल हैं H और I के। यहाँ से बन रहा है एक इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होगा। जैसे ये है H और ये I, यहाँ से ये H और ये I, ठीक है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो यहाँ से जब ये इंटरमीडिएट ब्रेक होगा तो फिर बन जाएगा HI प्लस H और I, HI और HI के मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है किसी इंटरमीडिएट को बनाने के लिए, फिर वहाँ से कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय EA, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहाँ से जब ये इंटरमीडिएट ब्रेक होगा तो फिर बन जाएगा HI प्लस H और I, HI और HI के मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है किसी इंटरमीडिएट को बनाने के लिए, फिर वहाँ से कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय EA, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेसिकली एक बार, जैसे ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ एनर्जी रिलीज होती है जब कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज होता है और वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या है, ये H2 प्लस I2 है, फाइनल 2HI यहाँ बन रहा है, और यहाँ बीच में आ गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जहाँ इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होता है। और जो इस मतलब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है या एक्टिवेशन एनर्जी होती है इस इंटरमीडिएट को बनाने में यूज होती है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी, जो इंटरमीडिएट को बनाने में लग रही है। और जो H2 प्लस I2 और 2HI के बीच का वो हमने ले लिया चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है।
और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेटर। तो बेसिकली इसका एक ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जब एक कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज करता है और वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इतनी बात तो पता है सभी को। तो क्या होता है, जैसे कि जो फाइनल एनर्जी होती है, फाइनल एंथैल्पी होती है, वो डिपेंड करती है कि क्या लास्ट में फाइनल में उसका जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या नेचर होता है, उस पर बेसिकली फाइनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है। अब जैसे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब रिएक्टिंग स्पीशीज है, ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सभी की वो सेम नहीं होती एक रिएक्टिंग स्पीशीज, एक रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्टिंग स्पीशीज की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। तो ये प्रिडिक्ट करना कि एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया गया था। उन्होंने क्या था, लुडविग बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के बीच में और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एन बाय एन टी, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, जिससे कि अंडरस्टैंड किया गया कि बेसिकली होता क्या है एनर्जीज के साथ। तो वो ग्राफ हम देखते हैं, ये देखो। अब यहाँ पर है फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है एन ई बाय एन टी। एन ई है बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, एंड एन टी है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और नीचे आ जाएगी यहाँ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिकली ग्राफ प्लॉट किया गया है। क्या है ये ग्राफ, बेसिकली ये है। यहाँ क्या देखा गया कि कर्व में मैक्सिमम पॉइंट पे दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारी रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज करता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें टेम्परेचर राइज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, हम किसी भी चीज को टेम्परेचर को राइज करते हैं जिससे कि हमारा जो रेट कांस्टेंट हो जाता है वो डबल होता है, ठीक है। तो ये जो कर्व हो गया ये हो गया T+10 एंड दिस इज T। तो ये T+10 का मतलब है कि हम टेम्परेचर को जब 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर रहे हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली डबल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ सभी को। तो ये जो चीज है ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और जो ये वाला एरिया हो जाएगा ये कर्व हो जाएगा T+10 वाला, कि यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है, एक रिएक्शन में। तो ये उसका बेसिकली ग्राफ है। एरिया अंडर कर्व T+10, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, विच लीडिंग द डबलिंग रेट कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बेसिकली डबल हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है कि जो हमारा अर्हीनियस फैक्टर है K इज इक्वल टू, ये अर्हीनियस फैक्टर हमारा ये है E माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी हमारा अर्हीनियस फैक्टर है बेसिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लोगैरिथम लगा देंगे, दोनों तरफ हम लोगैरिथम लगा देंगे जब एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन होगी एक्टिवेशन एनर्जी से। तो देखते हैं लोगैरिथम K इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी प्लस लोगैरिथम ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हमने प्लस में लिख दिया है, ठीक है। अब जो ये है log k और 1/t, अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/2, तो अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जो वो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखते हैं हम, जैसे कि ये है, यहाँ हो गया log k और ये हो गया 1/t, ठीक है। यहाँ से ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट इक्वेशन से तो हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा log a, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट
और जो हमारी स्लोप होगी वो हो जाएगी हमारी माइनस ई ए बाय आर, माइनस ई ए बाय आर। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये हमारी स्लोप हो जाएगी। अब एट टेम्परेचर T1 तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, log K1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर T1 प्लस लोगैरिथम ए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। एट टेम्परेचर T2 क्या होगा, लोगैरिथम K2 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर T2 प्लस लोगैरिथम ए। दिस सेकेंड इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, K2 लोगैरिथम K2 माइनस लोगैरिथम K1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम इन इक्वेशन को, तो लोगैरिथम K2 माइनस लोगैरिथम K1 इज इक्वल टू, देखो ई ए बाय आर T2 माइनस ई ए बाय आर T1। ठीक है, ये हमने आगे पीछे लिख दिया ताकि माइनस का साइन बीच में हो जाए। ठीक है, अब लोगैरिथम जब माइनस में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये हो गया लोगैरिथम K2 बाय K1। ठीक है, और ये हो गया ई ए बाय आर, हमने कॉमन ले लिया, आ गया 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ठीक है, अब हम देखते हैं लोगैरिथम, यहाँ मैं लिख देती हूँ लोगैरिथम K2 बाय K1 इक्वल्स टू ई ए बाय, यहाँ आ जाएगा 2.303। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2.303 और साथ में आ गया R। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा, T2 T1। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T, फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए बाय 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T2 T1। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू दे दी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी तो, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेरिवेशन है। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होती है कहीं पर भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो रेट कम होता है। और जो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है उसमें रेट इनहिबिटर होता है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये ग्राफ देखें, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये है रिएक्टेंट और ये फाइनल कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। अब ये जो पाथ है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, जब रिएक्शन के साथ कैटलिस्ट है। जो ये लाइन से मैंने ड्रॉ किया है जहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। और जो ये रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट है यहाँ से और प्रोडक्ट के जो डिस्टेंस हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, और रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट से लेकर और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। अब हमें अर्हेनियस इक्वेशन से ये क्लियर हो चुका है कि इट इज क्लियर फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन कि लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि अगर जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, अब इसमें जो गिब्स एनर्जी है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। डेल्टा जी से जो हम डिनोट करते हैं डज नॉट अफेक्ट। डेल्टा जी की इक्वेशन होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये सिर्फ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उस पर ही अफेक्ट करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर ये अफेक्ट नहीं करता। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर ही ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि रिएक्शन को इक्वेशन को बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आता है। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी, वो बेसिकली आपको शॉर्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।